पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th सीबीएसई वेक्टर्स चैप्टर्स है आपका। उसमें स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, सारी तरह के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। अब उसमें कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से कंसेप्ट पे बेस होते हैं, आपको वो मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप याद रखिए कि आपके पास दो डिफाइनिंग रिलेशनशिप होते हैं। पहला डिफाइनिंग रिलेशनशिप होता है, उसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये सभी बच्चे ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं कि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह से निकालते हैं और इसका डिफाइनिंग रिलेशनशिप क्या होता है। तो सबसे पहले डिफाइनिंग रिलेशनशिप जो होता है वो हम लिख लेते हैं। डिफाइनिंग रिलेशनशिप होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू mod of vector A mod of vector B cos theta. This is defining a relationship of vectors. दूसरा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट एक स्केलर होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के रिजल्ट्स को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट एक वेक्टर होता है। तो जैसे अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना हो तो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। और इसमें एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर एन कैप मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ही कहलाता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना काफी आसान काम होता है। ये सभी बच्चे पहले से भी जानते हैं। तो बच्चों हम लोग किस तरह से निकालते हैं, देखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हम लोग को मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका होता है। जैसे हमने लिखा a डॉट b। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है। वेक्टर जो a है वो है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और जो वेक्टर b है वो है b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। ये दो वेक्टर्स है। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो ये है बेटा डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाता है। मतलब i वाले कोफिशिएंट i के साथ, j वाले कोफिशिएंट j के साथ और k वाले कोफिशिएंट k के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। और आप क्रॉस प्रोडक्ट भी जानते हैं लेना। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमको लेना हो तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प लेते हैं। तो डिटरमिनेंट की हेल्प लेकर के हम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये उसका तरीका होता है। तो अगर मैं डिटरमिनेंट का साइन मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे बनाया है, आप यहाँ देखिए मैंने लिखा i j k, यहाँ होगा a1 a2 a3 और यहाँ होगा b1 b2 b3। तो ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का तरीका। और बाय द वे आपको ये याद रखना होगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। तो इस बात को स्टार बना के लिख लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स is always zero, क्योंकि cos 90 होने की वजह से उन दोनों वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि ये जो cos थीटा में थीटा है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। तो दोनों ही केसेस में जो थीटा होता है बच्चों वो एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स का होता है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये आपको याद रखना होगा। दोनों केसेस में जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। और बच्चों अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को और सही से समझना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एक डायग्राम का नोटेशन बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने ये डायग्राम का नोटेशन बना लिया। नोटेशन बनाने के बाद आपने ये एंगल थीटा लिख दिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो बच्चों आपको याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही आप लेते हैं तो आप अपने राइट हैंड साइड से पेन छोड़ देते हैं और पेन छोड़ करके वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ इस तरह से रोटेट करते हैं कि वेक्टर ए से जब वेक्टर बी की तरफ रोटेट करें तो आपका राइट हैंड साइड का खुला हुआ पाम यानी खुली हुई हथेली जो है वेक्टर बी की तरफ रोटेट करेगी। जब आप ऐसा करेंगे तो जो थंब होगा यानी कि आपका जो अंगूठा होगा वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो जस्ट अबव द प्लेन ऑफ पेपर आएगा। इसका मतलब ये जो रिजल्ट होता है ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। जिनको ये रिजल्ट नहीं क्लियर होता है वो आगे तक कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ना वो 3D कर पाएंगे ना वो कोई क्वेश्चन कर पाएंगे। आवाज चली गई है? अच्छा वेट करो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? वो होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ठीक है, तो जब आप वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करते हैं तो ए क्रॉस बी आता है और ए क्रॉस बी करने से जो भी डायरेक्शन होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर सभी बच्चे जानते हैं, उसको के कैप कहते हैं। और इसी रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, बहुत आगे तक यूज करते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा वेक्टर होता है? आई कैप। और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं के कैप। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो आई क्रॉस जे होता है वो हो गया के। आपको ध्यान रखना होगा आई क्रॉस जे जो होता है वो हो जाता है के, क्योंकि जब हम आई वेक्टर को जे की तरफ रोटेट करेंगे तो के वेक्टर बन जाएगा, यानी कि एक ऐसा वेक्टर बनेगा जो दोनों के ही क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर आप इसको डिफाइनिंग रिलेशनशिप से लिखना चाहें तो डिफाइनिंग रिलेशनशिप से भी लिख सकते हैं। लिखेंगे मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन थीटा। थीटा क्या होगा? आई और जे के बीच का एंगल। और आई को जब जे की तरफ रोटेट करेंगे तो आपके पास जो वेक्टर आएगा वो के कैप होगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि आई क्रॉस जे जो है ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, साइन 90 भी 1 हो गया, इसलिए आई क्रॉस जे को हम लोग क्या कहते हैं? के कहते हैं। और अगर कुछ बच्चे अगर इसको याद ना रख पाए तो उसको याद रखने के लिए एक तरीका बनाया गया है। तरीका ये होता है कि आप एक सर्किल बना लीजिए और सर्किल बनाने के बाद उसमें आप वेक्टर्स को लिख लीजिए सीरियल वाइज आई जे के। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो आई क्रॉस जे होता है उसको हम लोग के कहते हैं और जे क्रॉस के जो होता है उसको हम लोग आई कहते हैं और जो के क्रॉस आई होता है उसको हम लोग जे कहते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट से रिप्लेस हो जाए तो चाहे आई डॉट जे हो, है ना, चाहे आई डॉट जे हो, चाहे जे डॉट के हो और चाहे के डॉट आई हो, ये सब चीजें क्या होंगी? जीरो होंगी। ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ अब हम लोग वेक्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको ये जरूर याद रखना होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करते हैं तो जो आपका थंब होता है, राइट हैंड साइड का थंब, वो ऊपर की तरफ इन्वर्ट करता है और वो थंब ही आपका डायरेक्शन देता है। और आपको अगर ना समझ में आए तो आप इसको इस तरह से याद रखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट का जो भी डायरेक्शन होगा, उस मैग्नीट्यूड का जो भी डायरेक्शन होगा, वो उन दोनों वेक्टर्स के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया आई क्रॉस जे करने पे जो के आया है वो के क्या है? उन दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग इसके आगे वेक्टर्स की डेफिनेशंस और भी क्लियर करते हैं। वेक्टर्स में और क्या आता है जो एग्जाम में बहुत ही कॉमन होता है, उन सारी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। बच्चों जैसे अगर हम आपसे पूछे ए डॉट ए क्या होता है तो आप कहोगे सर आप डेफिनेशन फॉलो कर लीजिए डॉट प्रोडक्ट की। तो ये होगा सर मॉड ऑफ वेक्टर ए
मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब ए और ए तो सेम लाइन में होंगे, सेम वेक्टर से, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसको मैं दोबारा लिख रहा हूं कि जो ए डॉट ए होता है ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होता है। क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये आपको जरूर से ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना होगा। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर, मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो आपको अभी मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर जो होता है वो उनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये हुआ a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। इसको बच्चों हम लोग इस तरह से ऑपरेट करेंगे। और बच्चों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि a डॉट a क्या होगा, वो मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर होता है। और बच्चों जो a डॉट b होता है वही b डॉट a होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम उसको 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b लिख सकते हैं। और मॉड ऑफ वेक्टर b का मतलब क्या हुआ कि ये मॉड ऑफ वेक्टर b का क्या मतलब हुआ कि ये होगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आया है कि a प्लस b के मॉडुलस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये आपको 24 घंटे पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाता है, इसलिए हम इस रिलेशन को एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। अगला वाला रिलेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अपने घर पे भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लिख दिया a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, आप अगेन कहेंगे सर ये दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो एक वेक्टर हो गया a प्लस बी प्लस सी और दूसरा वेक्टर भी हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो अगर आप बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेने पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, वो होगा a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का स्क्वायर जो होगा वो निकल के आता है फाइनली मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर मॉड c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लीजिए b डॉट c प्लस 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लीजिए c डॉट a। तो बच्चों ये एक रिलेशन होता है कि a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b मॉडुलस ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ये बच्चों आपको याद रखना होगा रिलेशन। अब हम लोग बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। तो चलिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज क्यों करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए। जैसे अगर आप यूनिट वेक्टर का बिल्कुल यूज नहीं जानते हैं तो उसके पहले आप देख लीजिए कि जैसे आपने एक्स वाई जेड 3 एक्सेस बनाई है, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट इंडिकेट किया आपके पास 3,4,5। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने एक पॉइंट इंडिकेट किया 3,4,5 और यदि आप 3D में कंफ्यूज होते हैं तो आप 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, शायद वो आपको ज्यादा समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट ले लिया 3,4, क्या ले लिया 3,4, तो इस तरह से आप लीजिए उसको और अपनी एक्सेस को इस तरह से बड़ा कर लीजिए। अब देखिए आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिया है 3,4, शायद अब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी।
तो 3,4 का क्या मतलब होता है? 3,4 का मतलब होता है कि पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से 3 यूनिट चलेंगे, फिर वाई एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट चलेंगे, तभी आपको एक पॉइंट ऑब्टेन्ड होगा 3,4। लेकिन मैंने पूछा अगर मैं इसको वेक्टर के टर्म्स में कहूं, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे जो वेक्टर होगा, वेक्टर का मतलब एक होता है पाथ। तो सर मान लीजिए अगर आप इसको वेक्टर के टर्म्स में कहना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। और वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा? दिस इज ओपी। क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे ओपी। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो उसी तरीके से ये बात अगर हम हर क्वाड्रेंट में कहेंगे तो ये बात हर क्वाड्रेंट में कही जा सकती है, इसलिए मैंने लाइन को पहले से ही एक्सटेंड कर दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो आपको ध्यान रखना होगा अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो दैट मीन्स वो बात कर रहा है ओपी की, मतलब आप उस वेक्टर को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। तो दिस इज वेक्टर ओपी। तो ओपी क्या होगा? ओपी क्या होगा? तो आपको ओपी वेक्टर यानी कि ओपी वेक्टर आपको तभी ऑब्टेन हो सकता है जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चलें और वाई एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट चलें। इसका मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप। तो i कैप और j कैप क्या इंडिकेट कर रहे हैं? i कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और j कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो ये डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं कि हमें कहाँ चलना है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। इसलिए आज के बाद आपसे कोई पूछे कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी बताओ, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आप ओपी कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी होता है। मॉडुलस का मतलब होता है सर लेंथ, और लेंथ का मतलब ये होता है कि आप इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन कर लीजिए और आप जानते हैं कि ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, और पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो जाएगा। दैट मींस ओपी की लेंथ यानी ओपी का मॉडुलस क्या होगा? 5। और अगर हम इस बात को जनरलाइज कर दें, मान लीजिए हमने ओपी पॉइंट को ले लिया a कॉमा बी, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आप कहेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अगर मैं कहूं ओपी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा यानी उसकी लेंथ क्या होगी, वो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये रिजल्ट 5 कैसे आया? जब आपने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो आपका हाइपोटेनियस निकल आया। तो उसी तरीके से हम हर वेक्टर का एक पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं और हर क्वाड्रेंट में बता सकते हैं, और हर क्वाड्रेंट में कॉमन बात ये होगी कि लेंथ सभी में 5 यूनिट होगी, क्योंकि अंडर रूट ऑफ चाहे आप -a का स्क्वायर करिए, चाहे -b का स्क्वायर करिए, चाहे -a का स्क्वायर करिए, चाहे -b का स्क्वायर करिए, रिजल्ट आपका 5 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होने की वजह से रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बात अब हर क्वाड्रेंट में वेरी हो जाती है। अगर हम इसको P मान लेते हैं, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, इसको P3 मान लेते हैं, और ये अगर पॉइंट हो गया क्या हो जाएगा? 3,-4, ये हो जाएगा -3,-4, और ये वाला हो जाएगा -3,4। तो आप सभी के पोजीशन वेक्टर्स लिख सकते हैं हर पॉइंट के, P1 के, P2 के, P3 के, लेकिन सबकी लेंथ जो होगी वो 5 यूनिट ही होगी। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप लेंथ निकालेंगे मतलब OP1, या आप लेंथ निकालेंगे OP2, या लेंथ आप निकालेंगे OP3, इन सब की लेंथ क्या होगी? वो सेम होगी, 5 यूनिट। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और वेक्टर्स आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे OP1 आपका क्या है? वो है 3i कैप माइनस 4j कैप। OP2 क्या है? वो है आपका -3i कैप माइनस 4j कैप। और OP3 क्या है आपका? वो है -3i कैप प्लस 4j कैप। तो इस तरह से आप वेक्टर्स के नोटेशंस लिख सकते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट पेज पे 3D के फॉर्म में पूरा जनरलाइज कर दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। तो उसका मॉडुलस क्या होगा? उसका मॉडुलस होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये बच्चों आपको याद रखना होगा आज के बाद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप वेक्टर के मॉडुलस
नहीं निकाल पाएंगे। मॉडुलस का मतलब उसकी लेंथ होती है और इस लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब लोग इसके बाद हेडिंग डालते हैं। इसके बाद जो हम लोग की हेडिंग आ रही है उसका नाम होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। उसका नाम होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का प्रोजेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं और ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो प्रोजेक्शन हो सकता है आपको पहले से भी याद हो, तो याद है तो आपको अच्छी बात है। तो प्रोजेक्शन का मतलब कुछ नहीं होता। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि एक तरह की परछाई एक वेक्टर पे दूसरे वेक्टर की आ जाती है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास ये वेक्टर है ए, तो मैं दोबारा इंडिकेट कर रहा हूँ, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी और इनके बीच का एंगल है थीटा। और अगर मान लीजिए आपने ये सूर्य भगवान यहाँ पर खड़े कर दिए, यानी आपने एक सन खड़ा कर दिया। जो जैसे ही आप सन खड़ा करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सन की रेस इस बी वाले वेक्टर पर पड़ेंगी। सन की रेस कहाँ पड़ेंगी, इस बी वाले वेक्टर्स पे पड़ेंगी और बी वेक्टर की परछाई कहाँ चली जाएगी, वेक्टर ए के अलोंग। बी वेक्टर की परछाई कहाँ चली जाएगी, वेक्टर ए के अलोंग। तो वो परछाई की लेंथ बनाओ जरा, परछाई की लेंथ कितनी होगी। तुम कहोगे सर परछाई की जो लेंथ है वो लेंथ होगी इतनी, मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये देखो ये परछाई की लेंथ होगी। ये वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट वेक्टर ए के अलोंग है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट वेक्टर ए के अलोंग है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आप कहेंगे कि सर अगर वेक्टर बी है तो उसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी बेटा इसकी बी। इसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ हो जाएगी ए। तो अगर हम वेक्टर का मॉडुलस ले लेंगे तो उन वेक्टर्स की लेंथ भी आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर इसकी लेंथ ऊपर वाले वेक्टर की बी है तो उसका थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होगा, आप कहेंगे सर वो होगा बी कॉस थीटा। इसका मतलब उसका जो प्रोजेक्शन है वेक्टर के ए के अलोंग ये बी कॉस थीटा है। इसी बी कॉस थीटा का आप वैल्यू निकालते हैं और यही आंसर बन जाता है। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बी कॉस थीटा किस तरह से निकालेंगे, उसको निकालने के लिए आप दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका रिजल्ट आता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस लेने से वो स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आप इसको ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाए बी कॉस थीटा यानी कि प्रोजेक्टेड वेक्टर, तो वो बी कॉस थीटा होगा और बी कॉस थीटा की वैल्यू होगी ए डॉट बी अपॉन ए। So this is projected magnitude, not vector. This is projected magnitude. तो अगर इस मैग्नीट्यूड को, ये मैग्नीट्यूड क्यों है, क्योंकि a डॉट बी भी स्केलर होता है और नीचे जो मॉडुलस ऑफ a है वो भी स्केलर होता है। तो ये एक स्केलर है, मैग्नीट्यूड है। अभी हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये डायरेक्शन क्या है इसका इंडिकेटर। और अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना हो तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और डायरेक्शन आ जाती है। तो बेटा प्रोजेक्टेड वेक्टर जो होगा वो आप बहुत सुविधा से लिख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ जो वेक्टर होगा यानी कि बी कॉस थीटा वो किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे a डॉट बी अपॉन ए। सर ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और हमने कहा ये मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे सर ये वेक्टर a के डायरेक्शन में है। तो वेक्टर a का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा a कैप। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a कैप करके करते हैं। और अगर आपको a कैप की वैल्यू नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उस वेक्टर को, यानी a कैप की वैल्यू जो होती है वो होती है वेक्टर a अपॉन उसका मॉडुलस। यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। और आप जानते हैं कि मॉडुलस को आप जो है सिर्फ क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो फाइनल आंसर अब मैं लिखने जा रहा हूं। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स का फाइनल आंसर। दिस इज ए डॉट बी अपॉन ए
का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि वो भी मॉडुलस ये भी मॉडुलस, ये स्क्वायर कर दीजिए और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वेक्टर ए। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स का फाइनल आंसर। दिस इज प्रोजेक्टेड वेक्टर, आप इसको कह सकते हैं प्रोजेक्टेड वेक्टर भी कह सकते हैं आप इसको। अब आप इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए और कभी भी प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे और अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है। तो बच्चों मैंने अभी आपके सामने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को देख करके आपको बताना है ए पार्ट कि इसमें कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से, कोलिनियर वेक्टर्स। बी पार्ट इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से, और सी पार्ट को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर उसे कहते हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम, जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम उनको को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग आगे। तो कोलिनियर वेक्टर्स जो है इसमें फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं आपको डायग्राम से ही सिखा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान रखना होगा, इसमें वेक्टर ए है, वेक्टर सी है और वेक्टर डी जो है ये कोलिनियर वेक्टर्स है। ध्यान देना होगा बच्चों आपको, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स ज्यादातर लोगों को नहीं पता होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स इसमें कौन से हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर सी है एंड वेक्टर डी आपके क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। उसके बाद बी पार्ट, अगर मैं आपसे पूछूं इक्वल वेक्टर्स कौन से, तो आप कहोगे सर इक्वल वेक्टर्स जो हैं वो वेक्टर ए है और वेक्टर सी है। ऐसा क्यों, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर सी का डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है। जब डायरेक्शन और लेंथ दोनों ही सेम हो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर इक्वल वेक्टर्स, क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। और बच्चों जो सी वाला पार्ट है उसमें देखिए क्या लिखा है, को इनिशियल। तो को इनिशियल पॉइंट आपको साफ साफ अपनी उसमें नजर आ रहा होगा, दिस इज को इनिशियल पॉइंट, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से सी वेक्टर भी जुड़ा है, डी वेक्टर की भी टेल जुड़ी है और बी वेक्टर की भी टेल जुड़ी है, यानी इन तीनों का पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन क्या है, सेम है। दैट मींस बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर क्या है, आर को इनिशियल वेक्टर्स। इसको हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो बच्चों ये पार्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने किस तरह से इसको किया है। और अगर आपको बिल्कुल समझ में ना आया हो तो उसके लिए अभी हम एक और क्वेश्चन अभी आपको बता रहे हैं, उसको आप देखिएगा। तो अगले पेज पे जाके हम फिर से डायग्राम बना रहे हैं और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम हम अभी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये डायग्राम है, ये आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर डी। इस तरह का डायग्राम कुछ आपके पास गिवन है। अब बच्चों जो डायग्राम गिवन है इसमें आपसे कुछ बातें पूछी गई हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपके पास बगल में डायग्राम बना है उसमें आपको बताना है पहला को इनिशियल वेक्टर्स। क्या बताना है, को इनिशियल वेक्टर्स। फिर आपको बताना है इक्वल वेक्टर्स। फिर आपको बताना है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो बच्चों अब हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट का आंसर लिख रहे हैं, को इनिशियल। तो को इनिशियल आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर डी की टेल सेम हो गई है। ध्यान से देखिए उनकी जो टेल है वो सेम हो गई है। देखिए को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि
वेक्टर ए और वेक्टर डी की टेल सेम होगी, इसलिए हमको क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। तो आंसर लिख लीजिए आप, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर डी या को इनिशियल वेक्टर्स। अब बच्चों आपके पास बी पार्ट भी है, बी पार्ट का आंसर आप देखिए क्या लिखेंगे। बी पार्ट है इक्वल वेक्टर्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि डी और बी का डायरेक्शन भी सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है। इसका मतलब डी एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। उसका बच्चा मतलब आप सी पार्ट आपको देखना है, सी पार्ट में है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए और सी जो है वो कोलिनियर है, ध्यान से देख लीजिए, ए और सी जो है वो कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि उनका डायरेक्शन अलग अलग है। इक्वल कब कहते हैं, जब डायरेक्शन और लेंथ दोनों सेम हो। तो ए और सी क्या है, ए एंड सी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके नीचे एक और भी डायग्राम बना रहे हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। तो आपके सामने अभी हमने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम का नाम है PQRS या OPRS, जो भी आप लिख लो, OPRQ, जो आप लिखना चाहे वो। तो मैंने O यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि O रिस्पेक्ट करता है ओरिजिन को। तो P वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, वो मान लो है A। Q वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, वो है B। और अगर मैं आपसे पूछूं R वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ये बात बताने में कई बच्चे गलत उनको बताते हैं, उनको कंफ्यूजन होता है। तो ये R वेक्टर का अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो R का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर अभी मैंने आपको इंडिकेट किया है, मतलब आपको ये वेक्टर निकालना है। तो आप कहोगे सर ये बहुत ही इजी है। हमने कहा कैसे, कहोगे सर लॉ ऑफ पॉलीगन पढ़ाया जाता है, इसमें लॉ ऑफ पॉलीगन यूज हो रहा है, या उसको कह सकते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर ये वेक्टर ए है, और आप क्लियर तो ये समझ ही गए होंगे ये वेक्टर बी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो इक्वल का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन आपको क्या बताता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये बेसिक लॉ होता है। ये क्या बताता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक वेक्टर गिवन है, दूसरा वेक्टर गिवन है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। दैट मींस जो OR वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, OP प्लस PR के। दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसका जब हम लोग एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ते हैं तो ये बन जाता है लॉ ऑफ पॉलीगन में। दैट मींस बच्चा जो OR वेक्टर होगा वो हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इसका मतलब अगर आप पैरेललोग्राम देखते हैं तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्या होती है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये आपको ध्यान रखना होगा। और बच्चों अगर हमसे पूछा जाए दूसरा डायगोनल भी बता दीजिए, तो दूसरा डायगोनल भी आप बता सकते हैं, लेकिन बताने के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो बच्चों दूसरा डायगोनल क्या है, मान लो PQ है, तो चलिए PQ बनाइए जरा। तो ये मैंने बच्चों आपके सामने अभी स्क्रीन पे PQ बना रहा हूं, ये देखिए ये PQ बन गया। दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं, PQ ये देखिए बन गया। अगर बच्चों हमसे पूछा जाए PQ वेक्टर बताइए, तो आप PQ वेक्टर कैसे बताएंगे, तो बच्चों ये हो गया PQ वेक्टर। अगेन आप देखेंगे कि आपके पास एक ट्रायंगल है OQP, इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाइए, इन ट्रायंगल OQP। और ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन सिंपल सा कंसेप्ट बताता है कि दो वेक्टर्स उनको ऐड कर दो जिनका डायरेक्शन लगातार सेम चल रहा है,
और जो वेक्टर जस्ट अपोजिट आ रहा है वो उसका रिजल्टेंट बन जाता है। दैट मीन्स आप लिखेंगे ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। ये आपको समझ में आना चाहिए, ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। इस तरह से लगता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आते हैं वो ऐड होते चले जाते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता है वो रिजल्टेंट बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दिस इज आल्सो नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ओपी क्या हो गया? ये हो गया ए। पी क्यू क्या हो गया? पी क्यू आपको निकालना है। ओ क्यू क्या हो गया? ओ क्यू आ गया बी। ठीक है, तो पी क्यू क्या आया? पी क्यू आया बेटा आपका बी माइनस ए। तो आ गया बेटा। तो जो बच्चा दूसरा डायगोनल होता है वो क्या होता है? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए पैरेललोग्राम के अंदर। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी बातों को और भी समझते हैं, वो जस्टिफाइड हो जाती हैं फिर बातें थोड़ी देर में। तो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फिर से क्वाड्रेंट बना लेते हैं, और क्वाड्रेंट बनाने के बाद डिस्कशन करते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, मान लीजिए वो पॉइंट है ए है और दूसरा पॉइंट है बी है। तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि ए का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो तुम कहोगे ये है सर ए का पोजीशन वेक्टर। अभी हम आपकी स्क्रीन पे बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि ए का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे, कहेंगे सर ये है ए का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं। बी का पोजीशन वेक्टर बताइए, ये हो गया बी का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख लीजिए ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर ए, और बी का पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर बी है, और ये आपका ओरिजिन है। अगर बच्चों मैं पूछूं ए बी वेक्टर क्या है, तो तुम कहोगे ए बी वेक्टर मतलब ए टू बी। तो ए बी वेक्टर आप बनाइए भाई, दिस इज ए टू बी, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया, दिस इज वेक्टर ए बी। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि ए बी वेक्टर क्या है, तो तुम कहोगे सर बहुत आसानी से बता सकते हैं। हमने कहा कैसे? तुम कहोगे सर जो ओ ए वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर ए है, जो ओ बी वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर है बी। ठीक, और अगर आप सबसे पूछ रहे सर ए बी वेक्टर, तो हम यहां पे लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या लगाएंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन कैसे लगेगा? आप कहेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब ओ ए और ए बी ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जो अपोजिट वाला है वो रिजल्टेंट बन जाता है। तो बच्चों यहां से आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ए बी वेक्टर जो होगा, जो आपको निकालना है, वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी दैट मींस वो क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। अब बच्चों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकला है जो आपको हर बार याद रखना होगा कि अगर आपको कोई वेक्टर निकालना है, जैसे किसी ने, हो सकता है अभी आपके पास ए बी दिया, हो सकता है कोई आपको पी क्यू दे दे, तो आपसे पूछे पी क्यू वेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इस तरह से आप निकालोगे। कोई आपको दे दे, मान लो एम एन वेक्टर क्या है, तो आप एम एन वेक्टर कैसे लिखोगे? आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। इस तरह से आप इसको लिखोगे, और ये आज के बाद एक स्टैंडर्ड की तरह काम करने लगता है। तो बच्चों आपको ये पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए कि आपने अभी क्या पढ़ा है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को आप पढ़ रहे हैं, और इसका यूज करके क्या क्या आप जनरेट कर रहे हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेक्टर का बेस है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, और अभी हमने जो आपको सिखाया था उसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं
मैंने सिखाया था कि a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर, किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? उन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि a डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, जिसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वो क्या आता है? वो आता है मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b। a डॉट b और b डॉट a आएंगे, वो कॉम्यूटेटिव होते हैं, जो a डॉट b होता है वही b डॉट a होता है, इसलिए दोनों इक्वल हो जाते हैं और आपस में ऐड हो जाते हैं। और बच्चों अगर आपके पास कभी भी a माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर आए तो आप उसको उसके भी डॉट प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे लिखा है। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास रिजल्ट फिर आ जाएगा, और रिजल्ट शायद आप पहले से ही जानते होंगे, a डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, तो यानी कि आ जाएगा a डॉट ए होता है मॉड ए का स्क्वायर, b डॉट बी होगा मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट बी। तो बच्चों ये आपको रिजल्ट 100% याद रखना। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, find the angle between two vectors A and B with magnitude 2 and 1 unit respectively, such that A dot B is equal to √3। तो आपके पास रिलेशन गिवन है a डॉट बी इज इक्वल टू √3, आपको a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो ये एंगल आप खुद से निकाल लीजिए, ये आप एंगल खुद से निकाल सकते हैं, इसमें आपको मेरी कोई नीड नहीं पड़ेगी। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो इसका आंसर आप लोग ने निकाल लिया होगा, यूज कर लीजिए a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिर से प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? जैसे अभी हमने आपको सबसे टॉप पे दो प्रॉपर्टीज लिखाई, हो सकता है आपके पास कोई इस तरह से रिलेशन दे दें कि a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस a माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर बताओ। तो आप बहुत इजीली तरीके से बताएंगे कि पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट इनको आपस में ऐड कर दो। तो प्लस का 2a डॉट बी माइनस का 2 टाइम्स a डॉट बी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ऐड होने पे, सिर्फ बचेगा ये रिजल्ट 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट अब आपको क्लियर होना चाहिए, सभी बच्चों को ये रिजल्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और यदि कोई लिख देता है कि a डॉट ए प्लस बी का इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, अगर कोई रिजल्ट सिर्फ इतना लिख देता है तो इसका मतलब आप ये इंटरप्रेट कर लीजिएगा कि a इज पैरेलल टू b। इसका मतलब होता है a वेक्टर जो होगा इज पैरेलल टू वेक्टर b होगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर कोई ऐसे लिख देता है a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और a डॉट बी वाला टर्म हटा देता है क्योंकि हो सकता है उसने उसको ओपन किया हो और ए बी cos 90 आ गया हो, तो cos 90 की वजह से वो टर्म 0 हो सकता है। तो अगर कोई रिलेशन सिर्फ इतना लिखता है तो आप समझ लीजिएगा कि a b क्या है, आर ऑर्थोगोनल। क्या है? ऑर्थोगोनल। क्या है? ऑर्थोगोनल, यानी कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या है?
परपेंडिकुलर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आपके पास कोई रिलेशन दे देता है कि मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, तो अगर इसके रिजल्ट को आप इंटरप्रेट करना चाहेंगे तो उसका रिजल्ट होता है कि इसका मतलब ये होगा कि a वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर b के। और अगर आप इसको इंटरप्रेट करना चाहें तो a प्लस बी का जो मॉडुलस है जो इक्वल दिया है a प्लस a माइनस बी के मॉडुलस के, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास a डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और a डॉट बी 0 आने का मतलब ये होता है कि a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से। और आप छोटे मोटे क्वेश्चंस करना चाहें तो छोटे मोटे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से रिलेशंस को यूज करके। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद करना पड़ेगा वो है फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये आपको निकालना है। और आपके पास रिलेशन गिवन है। रिलेशन है इफ a माइनस बी डॉट a प्लस बी, ये किसके इक्वल है, 27। और क्या रिलेशन गिवन है, और रिलेशन है कि मॉडुलस ऑफ a जो है 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस b के। तो आपको ये क्वेश्चन खुद नहीं करना है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा। तो a डॉट a माइनस बी डॉट a प्लस बी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a डॉट a माइनस प्लस a डॉट b माइनस b डॉट a माइनस b डॉट b। तो सिर्फ एक ही टर्म, 2 टर्म बचेंगे, मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर। तो ये काम आपको करना है। और जब आप कर लेंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ, आप इसको कर लीजिए। मॉड a आपका 6 आएगा और मॉड b आपका 3 आएगा, ये आंसर आएगा। मैं आपको समय दे रहा हूँ। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ लिख दिया है। तो आप अपना आंसर्स निकाल के मैच कर लीजिए। सिर्फ आपको जो डिफाइनिंग रिलेशनशिप अभी तक बताए हैं वो लगाने हैं, लगा करके अपनी वैल्यूज को निकालना है। ठीक है बच्चों, आप लोग ने अभी तक इस क्वेश्चन के आंसर्स निकाल लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो क्वेश्चन है इफ a प्लस b प्लस c is equal to 0 and modulus of a is equal to 3, modulus of b is equal to 5, modulus of c is equal to 7. Find the angle between a and b. Find the angle between a and b. तो बच्चों देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपके पास रिलेशन क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कि जो a प्लस बी प्लस सी है, इन तीनों वेक्टर्स का जो सम है वो 0 है। और आपको एंगल जो निकालना है वो a और b के बीच में निकालना है, यानी आपको रिलेशन चाहिए a और b का। तो आप एक काम करिए, a और b को सेपरेट कर दीजिए, c को उधर ले जाइए और उसको लिख दीजिए उधर जाके माइनस c। और a और b आपको जनरेट कराना है तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा a प्लस बी से। दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लीजिए a प्लस बी से। तो देखिए मैंने दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लिया है a प्लस बी से। सभी बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए। तो a प्लस बी से मैंने दोनों तरफ डॉट लिया है, तो ये देखिए मैंने ले लिया। अब जो LHS है उसको ओपन कर दीजिए। जब आप LHS को ओपन करेंगे तो ओपन करने की जरूरत नहीं, आप प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, तो उसको डायरेक्टली a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर लिख दीजिए। और बच्चों आप सभी जानते हैं कि a प्लस बी, ये जो वेक्टर मैंने लिखा है ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है माइनस सी के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस सी के बराबर है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और c डॉट सी क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप ओपन कर लीजिए। मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर। और बच्चों अब आप समझ गए हैं, सारी वैल्यूज यहां पुट कर लीजिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 25 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी कि 3 मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी कि 5 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा आपको निकालना है। 7 का स्क्वायर 49। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कॉस थीटा हाफ हो जाएगा। इसका मतलब जो आपको थीटा है वो 60 डिग्री यानी कि π/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर मैंने निकाला। ये मैंने आपका आंसर निकाल दिया। और ये बच्चों क्वेश्चन आपको मैंने फिर से एक्सप्रेस कर देता हूं दोबारा, अगर आप कम समझ पाए हैं तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। अल्फा जो है वो है 3i माइनस जे और बीटा जो है 2i प्लस जे माइनस 3k। आपको एक्सप्रेस करना है बीटा को एज ए सम ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2, जहाँ पे बीटा 1 पैरेलल है अल्फा के और बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के। तो बच्चों बस यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर होता है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद इस रिलेशन को यूज करेंगे। आप बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 में बीटा की वैल्यू डालेंगे, बीटा 1 की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास बीटा 2 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। फिर आपके पास गिवन है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं यानी कि बीटा 2 अल्फा परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो बच्चों उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो उससे बच्चे आपके पास लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ जाएगा तो आपके पास बीटा 1 आ जाएगा, बीटा 2 आ जाएगा और आप बीटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो इसको मैंने दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम में काफी दफे आता है क्वेश्चन, मतलब इतनी बार आ चुका है जिसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन लोग इसको करते बहुत ही अजीब तरीके से हैं और ये क्वेश्चन होता ही नहीं है एंड तक। निकालना कुछ और होता है, निकाल वो कुछ और देते हैं।